नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं उनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज दो विषयों पे बात करेंगे। एक तो उत्तर प्रदेश में आजम खान, इसके पहले मौलाना तौकीर रजा। आप सबको याद है, योगी आदित्यनाथ की एक खासियत यह है, जब वो किसी की कुंडली बनाते हैं तो बीच में नहीं छोड़ते। बहुत सारे लोग जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध अतिक्रमण और उसका पूरा अवैध होने पर तमाम तरह की बातें की थी, और जब कोर्ट ने रोक लगाई तो कुछ लोगों ने पिछवाड़े गुलाल पोत के नाचने का भी काम शुरू कर दिया। लेकिन ये योगी हैं साहब, ये फाइल और मिसिल इतनी बेहतर तैयार करते हैं, वो जानकारी आपको देंगे कि किस तरीके से आजम खान एक बार फिर लपेट लिए गए हैं, और योगी जी ने बहुत कायदे से उनको लपेट लिया है। टेक्निकल ग्राउंड पर लपेटा है, संवैधानिक तरीके से लपेटा है। लेकिन इस सबसे बात करने और कांग्रेस का एक और काला चिट्ठा आपको बताएंगे कि दरअसल आज दिमागी नक्सली और अर्बन नक्सल जैसे शब्दों पर चिल्लाने वाले, मुहर्रम का मरसिया गाने वाले, वो दरअसल जब उनके अपने सैया ने जब कुछ कहा तब उनको ये बात बुरी नहीं लगी। आइए इस सब बातचीत के लिए पहले आमंत्रित कर लेते हैं व्यालोक जी को। व्यालोक जी, स्वागत वाली थाली के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने सुना मैंने इंट्रो कह दिया, इंट्रो में बातचीत आई गई, तो शुरुआत कर लेते हैं जरा जौहर के बड़े अब्बू जान आजम खान पर। तो आपका दर्शकों से हालचाल नमस्ते पानी हो जाए तो फिर शुरू करें। सभी श्रोताओं को प्रणाम, आपको प्रणाम, जय जय सिया राम। सर ऐसा है कि मैं सीधा शुरू हो जाता हूं। रजाकार ओवैसी, आजम खान, शहाबुद्दीन जो अब मरहूम हो चुका है, तस्लीमुद्दीन जो एक इस देश का गृह राज्य मंत्री भी बना था, हमारे यहाँ का एक पूर्व सांसद फातमी, ये तमाम नाम दर्शकों को मैं वैसे छींट दूंगा तो लोगों को लगेगा कि अरे इस सब में क्या, कहाँ आजम खान, कहाँ ओवैसी रजाकार, कहाँ दरभंगा का सांसद, कहाँ सिवान का एक सांसद जो अब फना हो चुका है, अतीक अहमद, मैं भूल गया, प्रयागराज वाले। इन सभी नामों में एक समानता है। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि ये सब के सब जिहादी हैं, सब के सब मियाँ जी हैं, पहली समानता। दूसरी समानता कि ये सब के सब अवैध कब्जे की ऐसी मिसाल है कि गजनी और तैमूर की आत्मा शर्मा जाए कि यार हम लोगों ने तो तलवार के जोर पर काफिरों से इतना कुछ माल असबाब लूटा, तुम लोग तो बोलचाल करके, उनके नेता बन के, उनके सांसद बन के और काफिरों की ऐसी तैसी करते रहते हो। ये जो जौहर विश्वविद्यालय है सर, ये किसके नाम पर बना है? और उसमें अभी आपने चूंकि फोटो दिखा दिया तो इसकी भी चर्चा कर दूं। उसमें इन 5-6 नामों के साथ हमारे टोटी चोर भैया हैं और इन जैसे तमाम मानसिक रोगी हिंदू जो खुद को सेकुलर कहते हैं। सेकुलरिज्म एक मानसिक रोग है, सबको तत्काल पागल खाने में भर्ती होकर अपना इलाज करवाना चाहिए, जो भी खुद को सेकुलर कहता है, क्योंकि ये बीमारी हिंदुओं में पाई जाती है। तो अखिलेश भैया को अब सुप्रीम कोर्ट से भी दिक्कत है। वो कह रहे हैं ना कि शिक्षा से दिक्कत है, इसलिए भाजपाइयों को कुछ नहीं करना है, केवल ढा देना है। अरे मेरे भोले बलम प्यारे टोटी चोर जी, ये कौन बताएगा कि 59 वर्षों में वो 5,000 वर्ग फीट से 14,000 वर्ग फीट हो गई? ये कौन बताएगा? और ये कौन बताएगा कि उन 5,000 वर्ग फीट पर एक हथौड़ा तक नहीं चला है, एक छोटी छेनी तक नहीं चली है? 9,000 वर्ग फीट को मटिया मेट किया गया। और अगर योगी आदित्यनाथ के शब्द उधार लूं तो मिट्टी में मिला दिया माफिया को। और यही काम करने वो जौहर में भी जा रहे थे। तब तक आप फिर से मुझे कहेंगे कि आपको तो मौका मिलना चाहिए घूम फिर के कोर्ट को घसीटने का, लेकिन वही आपके महान कोर्ट ने ही तो लटका दिया, वरना अभी तक तो 38 इमारतें जमींदोज हो गई होती। अस्तु, अली जौहर कौन था? अली जौहर वो जिहादी था जो अभी एक दूसरा जो चर्चित विषय है वंदे मातरम, उसमें संलिप्त था।
काकीनाडा में जब 1937 सम्मेलन 37 सम्मेलन ये लोग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मोदी और शाह को ये ऑडोसिटी है कि वो सुभाष चंद्र बोस, गनही महात्मा, फलनवा जी, पटेल सबसे बड़े हो गए हैं। तो देखिए शूर्पणखे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास है, ताड़के उनके पास मजबूरी है राजनीति की, मेरे पास नहीं है। हाँ वो गलत थे, सुभाष चंद्र बोस भी गलत थे, रॉबिन ठाकुर तो खैर गलत के गलत थे ही, और गनही महात्मा तो परम गलत थे। जब आप एक कौम के लिए जो कि केवल और केवल अवैध कब्जा, और सर मैं बहुत इधर उधर नहीं जा रहा हूं, हारमोनियम आज लेके निकला हूं, लेकिन ये सब एक ही है, क्योंकि बात अवैध कब्जे की है, बात इनके चरित्र की है। तो जब आपको कहा गया कि भैया हम इसमें 3 पैरा नहीं रहे, बांटने का और काटने का कांग्रेसियों का स्वभाव रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि स्थापना ही एक ईसाई ने की थी। इसके 6 से 7 अध्यक्ष सरकारी अंग्रेज रह चुके हैं। तो ये पार्टी केवल काटने और बांटने में विश्वास रखती है। इसने वंदे मातरम को काटा, इस देश को काटा, और अब ये यहाँ के लोगों को काट रही है, कभी जेन जी, कभी अल्फा, कभी कुछ, कभी आए, कभी बाएं, कभी साएं। अली जौहर जैसे आतंकी के नाम पर इस देश में एक इमारत क्या, एक ईंट नहीं लगनी चाहिए। ये वही दुर्भाग्य है जिसको अभी बंगाल से हटाया गया, जहां सुहरावर्दी के नाम पर सड़क थी। इस देश में ऐसे दुर्भाग्य अभी भी हैं। और मोदी जी बात कहते हैं कि बहुत सारे काम हैं जो मुझे ही करने हैं, लेकिन बाबा मोदी जी आपके पास भी अब बहुत टाइम नहीं है भाई, 1 टर्म 2 टर्म और आप खेलेंगे, इसलिए थोड़ी गति बढ़ाइए। और हमारे गृह मंत्री को ये मत कहिए कि जनता जवाब दे रही है 2014 से। जिन देशद्रोहियों ने एक कानून का, संसद से पास कानून की अवमानना की है, उन पर कार्रवाई कीजिए जी। और इस पर तो और अभी बातचीत होगी ही, अभी तो आप और चिट्ठा खोलेंगे जी। नहीं बिल्कुल। और जौहर के बारे में जरा बता दिया जाए। आप देखिए कुल मिला के लगभग ये 1100 एकड़ जमीन पर ये पूरा जौहर का तमाशा खड़ा किया आजम खान ने। और शत्रु संपत्ति के बारे में अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला, दर्शकों आपको जानने में सही लगेगा। आप सोचिए सपा सरकार में मंत्री रहते हुए आजम खान ने ये जो 1100 एकड़ का पूरा आशियाना खड़ा किया, साम्राज्य खड़ा किया, उसमें जमीन, सरकारी जमीन और सरकारी इमारतें तक केवल 100 रुपया सालाना लीज पर ले लिया। और आपने अभी कोर्ट को कोसा की उन्होंने रोक लगाई है, लेकिन इसी मामले में जब योगी सरकार ने आते ही कार्रवाई शुरू की कि 100 रुपए की लीज पर इतनी जमीन और इतने जो इमारतें हैं सरकारी रामपुर में, वो कैसे दे दिया गया, तो फिर कोर्ट ने कहा कि हाँ ये सत्ता का दुरुपयोग है। और सत्ता के दुरुपयोग को घोषित करते हुए मानते हुए ऑर्डर पास किया। ऑर्डर पास होने के बाद अभी जो रोक लगी है वो डिमोलिशन पर लगी है। क्यों? क्योंकि वो हिस्से जो कि सरकारी जमीन पर हैं, जो कि सरकारी इमारतें हैं, उसका तो सीधे सीधे या तो बुलडोज किया जाएगा या कब्जा खाली कराया जाएगा। जैसे इमारतें जो हैं उनको सरकार अपने पास ले लेगी और उसके बाद उसका दूसरा उपयोग करेगी। ऑलरेडी बहुत सारी इमारतें सील की जा चुकी हैं। एक इमारत ऐसी थी जिसका सील खोलना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, जो आप कह रहे हैं। अभी जो स्टे लगाया है वो ये लगाया है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन बन चुकी इमारतों का कोई और इस्तेमाल हो, क्योंकि डिमोलिशन वाला जो 7 पेज की गाइडलाइन है ना, उसके लिहाज से तो जमीन पर अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको डिमोलिश किया जाना है। लेकिन कोर्ट आगे बढ़ के ये विवेचना करना चाहती है। इस बीच में सरकार की अब तैयारी देखिए कि साहब ये जो 1100 एकड़ है ना, उनमें से लगभग 800 एकड़ सरकारी है, इमारत और जमीन मिला के। बाकी दर्शकों आप सोचिए, ये अपने आप को मुसलमानों का लीडर बनता था और अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब इसको प्रमोट करते हैं। अभी शिवपाल ने कहा कि गृह मंत्री बना देंगे। खैर उसका तो खेल अलग है, वो तो मजे ले रहे हैं अखिलेश यादव से। लेकिन ग्राम सभा की जमीन इसमें है, और जो जमीन खरीद का जो पूरा मामला है वही अवैध है।
तो अब इस बेसिस पर भूमाफिया घोषित किया गया, और भूमाफिया जब उत्तर प्रदेश सरकार में घोषित किया जाता है तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। और भूमाफिया जब एक बार व्यक्ति घोषित हो जाता है तब फिर उसके लिए मामले बहुत टेढ़े हो जाते हैं। अब आते हैं शत्रु संपत्ति, लगभग 18 बीघे इसमें शत्रु संपत्ति है। शत्रु संपत्ति जानते हैं क्या होता है? शत्रु संपत्ति वो होता है कि जिन देशों के साथ हमारा युद्ध हुआ है, जो हमारे दुश्मन देश हैं। हमारे ऐसे 2 दुश्मन देश हैं दर्शकों, पाकिस्तान है और चाइना है, जिनके साथ हमारी लड़ाई हो चुकी है। अगर किसी पाकिस्तानी की जमीन यहाँ पाई जाती है भारत में, या किसी चीनी की मान लीजिए किसी केस में जमीन यहाँ पाई जाती है, तो उसको शत्रु संपत्ति, और शत्रु संपत्ति अधिनियम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिनियम से स्टेट गवर्नमेंट उसकी नोडल एजेंसी होती है और वो शत्रु संपत्ति अपने कब्जे में लेती है। एक ऐतिहासिक मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आया, राजा महमूदाबाद, और उस समय 2018 में ये मामला आया। और आप याद कीजिए, सॉरी 2018 कह रहा हूँ, 2013 या 14 में ये मामला आया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, और एक कोर्ट से राजा महमूदाबाद, जो कि यहाँ से पाकिस्तान चला जा चुका था, उसके बेटे इंग्लैंड से आके उन्होंने मुकदमा जीत लिया। और स्थिति ये बन गई कि लखनऊ की तमाम इमारतें, जिनमें कई सरकारी एवं की डीएम आवास जो बना हुआ है, और हजरतगंज मेन एरियाज के बहुत सारी ऐसी संपत्तियां थी जो कि उसको वापस जा सकती थी, और अखिलेश यादव इसमें मदद कर रहे थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम में एक अमेंडमेंट किया, और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव ये कांड नहीं कर पाए। खैर उसके बाद तो योगी आदित्यनाथ जो है, बाकी कब्जा था उसको भी छुड़ा दिया। तो ये शत्रु संपत्ति का मामला, और इसी में भारत के दुश्मनों के साथ, शत्रुओं के साथ राजीनामा रखने वाले ये जो अखिलेश यादव है, सिर्फ अखिलेश यादव अकेले नहीं है, कांग्रेस का इनसे क्यों मिलन है? जरा देखिए, आजकल एक बड़ी चर्चा हो रही है व्यालोक जी, मैं चाहता हूं जरा उसको भी दिखा दूं फिर बात करें। अर्बन नक्सल्स मोर डेंजरस देन द गोरिल्ला आर्मी, यूपीए सेड इन 2013। लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। हम लोगों ने कितनी बार बताया भैया, लव जिहाद किसी योगी आदित्यनाथ और मोदी आने के बाद नहीं पैदा हुआ। कोर्ट में हलफनामा दायर किया था किसने? केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने, और तब लिखा था लव जिहाद। तो ये उनका है। ये अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल कहने पे बड़ा उछल रहे हैं, लेकिन इनके भतार ने, ये भरतार जो इनका भरण करते रहे, पोषण करते रहे, ये शिंदे साहब हैं। इन्होंने गजब गजब काम किए हैं। मतलब कांग्रेस का आप देखिए मनोस्थिति क्या है, इन्होंने हिंदू आतंकवाद में भी उछल उछल के भाग लिया था। तो ये कहते हैं कांग्रेस का ये चरित्र है। तो भैया दिमागी नक्सलों, काकरोचों, अर्बन नक्सलियों, अपने भरतार से पूछोगे व्यालोक जी? ये तो भरतार ने ही मार दिया। सर, कांग्रेस को भारतीय पार्टी समझना सबसे बड़ी भूल है और दिक्कत है, जिस वजह से हम लोग ये सारा प्रपंच करते हैं। साहब, वो एक क्रिश्चियन के हितों के लिए बनाई गई पार्टी थी, जिसको क्रिप्टो क्रिश्चियंस अपने गुलामों, अपने भाड़े के नौकरों द्वारा अंग्रेजों ने चलवाया। इतनी सीधी सी बात है। बाद में उसमें जैसे हर एक जगह होता है, कई सारे राष्ट्रवादी हो गए और तब उनका एजेंडा कुछ वर्षों के लिए गड़बड़ाया। लेकिन गनही महात्मा की जब छाया पड़ी और वो जब बड़ी हो गई, तो आपको सनद रहे कि पूर्ण आजादी की मांग की जगह एक स्वायत्तता दे दो हमें, हम तुम्हारे ही इसमें रहेंगे। और उनका चेला अय्याश नेहरू, वो तो माउंटबेटन से शपथ लेता है साहब। पाकिस्तान जैसा पिद्दी जिहादी देश, उसने माउंटबेटन से शपथ नहीं ली जिन्ना से। व्यालोक जी, आपके महात्मा गांधी जी जो है ना, वो तो भारत के झंडे के किनारे यूनियन जैक लगाने तक पर राजी थे। जी 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 जी, वो सारी कुछ। तो फिर वही बात है कि फिर हारमोनियम लेके इधर उधर जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि कांग्रेस को आप भारत की पार्टी मत समझिए। और 2004 से 2014 तक जब एक वेटिकन से चालित खांटी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन महिला ने इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज किया, तो उसने इस देश को कितना नुकसान पहुंचाया होगा, सोच लीजिए। और कांग्रेस क्यों इस धड़ल्ले से किसी भी शब्द का प्रयोग करती है और उस पर चस्पा नहीं होता? क्यों? क्योंकि पूरी वैश्विक व्यवस्था में उसको पता है कि लेफ्ट और ये मिलके, ईसाई मिलके हमें बचा लेंगे।
अभी अच्छा। आप देखिए ना सही। FCRA में क्या हो रहा है। इसीलिए ये लव जिहाद क्वाइन करते हैं, इसीलिए इन पर वो चिपकता भी नहीं, इसीलिए ये हम्म, अर्बन नक्सल भी ज्वाइन करते हैं, क्वाइन करते हैं, इन पर चिपकता भी नहीं। ये हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद सब करते हैं और वो भी इन पर नहीं चिपकता, उस पर भी लोग नहीं सोचते। अब शत्रु संपत्ति में कांग्रेसियों ने और इन लोगों ने क्या घालमेल किया। जिस संपत्ति की आपने बात बताई है सर, मैं एक दो लाइन बस जोड़ देता हूं, याद आ गया है तो। 1968 में जब्ती हो गई थी उस संपत्ति की, और फिर उनके वारिसों ने, सोचिए उसका वारिस तो पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से लड़ रहा है, यहाँ की कोर्ट उसको इजाजत भी दे रही है, और एक महमूदाबाद का नहीं है उदाहरण, कई इसका है। और आपकी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, मैं जो इस कोर्ट को बार बार कटघरे में खड़ा करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे बड़ी अदालत ने 2006 में इसके फैसले, इसके पक्ष में फैसला दिया। और एक बार फिर से मोदी जी कम्स इन 2017 अध्यादेश लाना पड़ा, और तब ये बना कि नहीं साहब, शत्रु संपत्ति पर कोई कानून नहीं चलेगा, वो जी जी। सारी की सारी केंद्र सरकार की संपत्ति है। अब आप ये राइट। बताइए, 1947 से 2017 लग गया साहब, इतनी छोटी छोटी चीजें करने में। और मोदी जी कह रहे हैं कि 2035 तक मैकाले को मिटा देंगे। कहां है महाराज, आपका तो सपना सब ऐसा ऐसा ग्रैंड देख लेते हैं। आज 2026 हो गया, एक छोटा सा शत्रु संपत्ति, इसको करने में आपको 2017 तक आना पड़ा है। और उसके बाद जो ये लकड़बग्घे जो शीघ्र नहीं तो चालित होते नहीं हैं, ये तो जब ये पूछते बताइए। हैं कि जी बात क्या कर रहा है, एक, एक सेकेंड, एक, तो उन लोगों को एकदम। समझना चाहिए कि भैया आपके हम्म, देश में ये, आपके देश में रजाकार इलेक्शन लड़ रहा है, आपके देश में मुस्लिम लीग सरकार में है, और आप बात कर रहे हैं, एकदम मुस्लिम सही बात। लीग आपके देश में सरकार चल रही है साहब, और आप उसको प्रजातंत्र कहते हैं, आप उसको लोकशाही कहते हैं। ठीक है, कीजिए, तो सब में टाइम लगेगा। और इन लोगों की जो हरकतें हैं, दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव को लग रहा है कि वो इस तरह की हरकतें करके मुसलमानों का वोट ले लेंगे। उनको पता नहीं है कि विषधर राहुल विंची अभी उनकी क्या दुर्गति करने वाला है। जी सॉरी, मैंने आपको बीच में, बिल्कुल आप ठीक कुछ बात है, जोड़ रहे बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज और, जरा म्यूट कर लें अपने आपको, तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए दर्शकों, एक चीज है, हम लोग कई बार, आपको लगता होगा कि क्या केवल समस्याएं ही गिनाते हैं, केवल कोसने का काम करते हैं बैठ के कि आजम खान फंस गए, लपट गए, कांग्रेस का चरित्र ये देखिए। हाँ, ये करते हैं। क्यों? क्योंकि संदर्भ सहित व्याख्या एक ये पद्धति होती है। लेकिन उसी के साथ साथ, अगर आप देखें, प्रारब्ध के इस मंच पर हमेशा हमारा ये प्रयास होता है कि हम अगर समस्या बताएं तो समाधान पर भी लगातार बात करें कि इसका समाधान क्या है, और यही वजह है कि आप हमें स्नेह करते हैं। तो देखिए, अब इस मामले में भी क्या है, व्यालुक जी ने कहा कि कोर्ट ने ऐसे कर दिया, कोर्ट भी उन्हीं का साथ देती है, कांग्रेस इकोसिस्टम के ऊपर कुछ चिपकता नहीं है, हर तरह की खुरापात करके निकल जाते हैं। लेकिन 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 ये हकीकत है कि अब ये अपनी खुरापातों में कामयाब नहीं होते। अब इनके ऊपर दिमागी नक्सल जैसे शब्द चिपकते हैं। अब इनके ऊपर शहरी नक्सल, शहरी माओइस्ट जैसे शब्द चिपकते हैं। आधा मोर्चा जैसा शब्द कह दीजिए, बिलबिला के करा उठते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जनरल बिपिन रावत इन्हें कौन सा ये शब्द दे के जा चुके हैं। भला हो सोशल मीडिया का, और आपको एक उलट बांसी लगी होगी दर्शकों, मैं रेखांकित कर दूं उस बात को। व्यालोक जी ने कहा कि साहब क्या बात करते हैं आप, कि आप जो है मैकाले को खत्म कर देंगे 30, 32, 35 में, और यहाँ आपको साल 2017 लग गया शत्रु संपत्ति में अमेंडमेंट करने के। तो दरअसल ये उलट बांसी ये कहती है कि मियाँ 2014 में ही तो इस देश में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद मात्र 3 साल में वो काम हो गया जो पिछले 60-65 सालों में नहीं हुआ। इसलिए इसकी बहुत जरूरत है, यानी सत्ता की निरंतरता की बहुत जरूरत है। यही अल्टीमेट समाधान है। और ये मान लीजिए, भारत की, हमारे, आपकी, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति के हर एक समस्या का जो कॉमन सॉल्यूशन है, बाकी सॉल्यूशंस और हो सकते हैं, लेकिन एक है जिसको पहले उठा के रख लीजिए, वो है 2 उंगली। एक उंगली से ईवीएम की स्याही और दूसरे से ईवीएम की बटन दबाई। वो जब लगातार होता है तो 2014, 15, 16 में जो काम अखिलेश यादव यहाँ करने जा रहे थे, उस कांड को सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाके रोक देती है, और उसके बाद जनता जब 2 उंगलियों का हिसाब करती है
तो 2017 में योगी आदित्यनाथ को लाके बैठा देती है। पहला विश्वास पार्टी पर करती है, बाद में योगी आदित्यनाथ आते हैं, फिर काम देखती है और फिर 2022 में 32 साल पुराना उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ती है और फिर दोबारा सत्ता में लेके आती है। 27 की सामने परीक्षा है जिसमें योगी आदित्यनाथ दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कभी कोर्ट के फैसले आ जाएं तो वो तकनीकी दांवपेच होते हैं, लेकिन उस दांवपेच में किस तरीके से बुलडोजर चलाने का भी रास्ता निकाला जाता है, ये भी योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। ये हम आपको लगातार बताते रहे हैं और यहाँ देखिए आजम खान एक दूसरे तौकीर रजा बन के बहुत जल्द निकलेंगे उत्तर प्रदेश से। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, सुबह-सुबह आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपको लग रहा हो कि हमने तनिक भी सार्थक बात की है, तो आज के इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है, तो कर लीजिए। वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। व्यालोक जी, व्यालोक वाणी पर भी पाए जाते हैं, वहाँ ज़रूर जाइए। तो आज की चर्चा यहीं तक। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय 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 श्री श्री राम। राम।